हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए, होपफुली आप लोगों ने बायोट-सावर्ट लॉ और मैग्नेटिज्म के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसा मैंने कल होमवर्क में दिया था, एक बार एचसीवी से उसकी रीडिंग ली होगी। बेसिक इंसाइट मिला होगा, है ना? बेसिक इंसाइट की बस हमें रिक्वायरमेंट थी, एक बेसिक इंसाइट मिला होगा किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग फाइंड करते हैं ड्यू टू करंट एलिमेंट, करंट कैरिंग वायर। सर्कुलर वायर की मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से दिखती है, स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम कैसा होता है, एक बहुत बेसिक लेवल पे जो डिस्क्रिप्शन होता है वो आपको मिल गया होगा। अब उससे आपको यहाँ पर इस टॉपिक से क्लासरूम में कनेक्ट करने में हेल्प मिलेगी। चलिए, तो लास्ट टर्म पर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जस्ट इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ, और हमें बिल्कुल डिटेल में बात करनी थी इसकी कि बायोट-सावर्ट लॉ क्या होता है। तो देखो, कल भी हमने बताया था कि कोई भी करंट कैरिंग वायर, मान लो किसी वायर में करंट है, तो कोई भी करंट कैरिंग वायर क्या करेगा, वो एक मैजिक करेगा। मैजिक क्या होगा, वो अपने आसपास के पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट कर देता है। अब सपोज आपके पास यहाँ पर एक कंडक्टिंग वायर है जो मैंने डायग्राम में बनाया है, और इस कंडक्टिंग वायर के कारण आपको किसी पॉइंट पर फील्ड फाइंड करनी है। अब कंडक्टिंग वायर तो बहुत बड़ा है, हम क्या करेंगे, इस कंडक्टिंग वायर पर छोटे छोटे डिफरेंशियल एलिमेंट्स लेंगे। और जैसा कि दिख रहा है यहाँ पर मैंने एक डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है डी एल लेंथ का। अब मैं सिर्फ इस एलिमेंट के कारण जनरल पॉइंट पी पर फील्ड देख रहा हूँ कि ये एलिमेंट अकेला उस पॉइंट पर कितनी फील्ड बना रहा है, और पूरे वायर की फील्ड निकालनी होगी तो बाद में मैं इसे इंटीग्रेट भी करूंगा। बात समझ में आ रही है? पूरे वायर के कारण फील्ड निकालनी होगी उस सेम पॉइंट पर, तो मैं इंटीग्रेशन का यूज करूंगा, बट अभी हाल फिलहाल अभी मैं सिर्फ एक डिफरेंशियल एलिमेंट के कारण फील्ड फाइंड कर रहा हूँ। तो व्हाट इज द फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ द वायर हैविंग लेंथ dl एंड कैरिंग करंट I। वो करंट I कैरी कर रहा है और उसकी लेंथ है dl, तो उसके कारण किसी पॉइंट P पर फील्ड फाइंड करने के लिए पहले तो उस डिफरेंशियल एलिमेंट के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करो। तो r वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द डिफरेंशियल एलिमेंट। और फिर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है जो बायोट-सावर्ट ने दिया था, म्यू नॉट I बाय 4 पाई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अब इसको बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, सुनो। म्यू नॉट बाय 4 पाई सम कांस्टेंट जिसकी भी 2 मिनट बाद हम बात करेंगे। वैसे तो अब तक पता चल गया होगा, एक बार अगर एचसीवी से रीडिंग ली है तो पता चल गया होगा, बट अभी हम बताएंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई के बारे में। आई क्या है? करंट है, करंट इन द वायर। और वैसे भी करंट जितना ज़्यादा होगा फील्ड उतनी स्ट्रांग बनेगी। फिर ऊपर क्या आएगा? डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। मैं फिर रिपीट कर दूं, डीएल वेक्टर क्या है? डीएल वेक्टर ये है। और आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहां मुझे फील्ड फाइंड करनी है। तो क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। आर क्या है? आर है इसका मैग्नीट्यूड, ये जो डिस्टेंस आएगा ना पोजीशन वेक्टर का, मैग्नीट्यूड है आर, डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अच्छा बताओ, इस फॉर्मूले को मैं ऐसा लिख दूं चलेगा? कैसे लिखा बताओ? वेक्टर की बेसिक प्रॉपर्टी सब लोग फेमिलियर हैं। वेक्टर की बेसिक प्रॉपर्टी से वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिट वेक्टर, तो ये हो जाएगा आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। एक आध परसेंट अगर किसी ने वेक्टर रिवाइज नहीं किया है, किसी को वेक्टर नहीं आता हो, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड होता है ऐसा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज आर कैप। तो इसका यूज करा मैंने तो मुझे ये फॉर्मूला मिला, दोनों एक ही फॉर्मूले हैं। अच्छा, क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसा लिख दूं? ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। अब इसमें आर कैप तो यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और सिंपली साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ ऊपर ही लिख देते, डी एल इंटू आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब, तो आर से आर कैंसिल, डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये आ गया।
ठीक है? ये सिर्फ़ मैग्नीट्यूड के लिए है। डायरेक्शन कैसे निकालोगे ज़रा बताओ? ये तो मैग्नीट्यूड आया, डायरेक्शन कैसे निकालोगे? डायरेक्शन निकालने के लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालनी है। डीएल और आगे क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन, और वो कैसे निकलती है? विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल या फिर राइट हैंड पाम रूल। आपको जो रूल पसंद आता है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन के 2 रूल बताए मैंने, राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड पाम रूल। आप क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन किसी भी रूल से निकाल सकते हो। इसका डेरिवेशन नहीं है और इसका डेरिवेशन आता नहीं है बोर्ड्स में, ठीक है? ये बेसिकली क्या होता है कि कुछ ऐसी इक्वेशंस होती है जो इनडायरेक्टली एम्पियर सर्किटल लॉ के हेल्प से डिराइव होती है। इनमें से किसी भी इक्वेशन का डेरिवेशन मैग्नेटिज्म के किसी भी इक्वेशन का डेरिवेशन नहीं आपके बुक्स में है, ना ही आपके सिलेबस में है। आपको इसे एक ऐसे मान के चलो लॉ की तरह ट्रीट करना है, जैसे आप F इक्वल टू ma लिखते हो, जैसे आप कूलम्ब्स लॉ डायरेक्टली लिखते हो, वैसे ही आपको इस फॉर्मूले को एज़ अ लॉ ट्रीट करना है। इसका डेरिवेशन नहीं आपके बुक्स में है, नहीं आपके सिलेबस में है। इसको आपको एज़ अ लॉ ट्रीट करके चलना है कि ये बायोट-सावर्ट लॉ एक फॉर्मूला होता है, एक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है? अब यहाँ पर आपने एक कांस्टेंट देखा म्यू नॉट, नया कांस्टेंट आया है, नाम देना पड़ेगा कुछ। याद है पहले हम लोगों ने थोड़े दिनों पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था, वो क्या था? वो था परमिटिविटी, परमिटिविटी। और आज क्या पढ़ रहे हैं? परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एयर या वैक्यूम। और आगे जाकर हम मैग्नेटिज्म में मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में बात करेंगे। ये बेसिकली एक तरह से हमें एक तरह से इंडिकेशन देता है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी रीजन को कितना पेनिट्रेट कर पाती है। पर टू बी डिस्कस्ड लेटर ऑन, जब हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। अभी आपको ट्रीट करना है एज अ कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷ यूनिट निकाल सकते हो। अच्छा दूसरा, हम इससे ज़्यादा क्या यूज़ करेंगे? म्यू नॉट बाय 4 पाई यूज़ में आएगा देखो। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई कितना आएगा बताओ? 10⁻⁷ हो जाएगा वो। यूनिट बात आ गई समझ में? याद रहेगा 10⁻⁷। ये याद रखना ईज़ी है ना? म्यू नॉट बाय 4 पाई 10⁻⁷। ये वही करंट एलिमेंट की बात चल रही थी। अभी सुनो, इसी को हम करंट एलिमेंट बोलते हैं। कोई आपसे पूछे अगर मान लो कि व्हाट इज़ करंट एलिमेंट? तो करंट एलिमेंट का मतलब होता है वो जो आपने स्मॉल एलिमेंट लिया था, वो तो डिफरेंशियल एलिमेंट था। जिसकी लेंथ क्या थी? जिसकी लेंथ थी dl। तो उसकी लेंथ और उससे पास करने वाले करंट का जो प्रोडक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। ये देख रहे हो आईडीएल, ये देखो आईडीएल का मतलब एलिमेंट की लेंथ, डिफरेंशियल एलिमेंट की लेंथ और उससे पास करने वाले करंट का प्रोडक्ट को हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। एलिमेंटों का एलिमेंट बोलो, एलिमेंटों का एलिमेंट, सब लोग बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। बिल्कुल सही, करंट एलिमेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइप का एलिमेंट। समझ गए सब लोग? बहुत बढ़िया, गुड। सबको पता था मतलब। चलो, कैसी क्वांटिटी होती है? इसे वेक्टर क्वांटिटी मानना है। अब अगर वेक्टर क्वांटिटी है, देखो मैंने डीएल के ऊपर वेक्टर लगा दिया है, पर लेंथ वेक्टर कैसे हो सकता है? लेंथ वेक्टर तो होता नहीं है। हमें पर इसे डायरेक्शन देनी है। तो यहाँ पर आई डीएल वेक्टर में डीएल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? सेम एज दैट ऑफ करंट। मतलब जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, देखो आपने यहाँ पर देखो, आपको एक माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर यहाँ पे डीएल वेक्टर लिखा है, लेंथ को हम वेक्टर कैसे लेंगे? तो यहाँ पे डीएल वेक्टर का मतलब होता है करंट एलिमेंट की डायरेक्शन के अलोंग। अब ये आईडीएल की डायरेक्शन क्या होती है? आईडीएल वेक्टर की डायरेक्शन होती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। बात समझ में आ रही है? करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ऊपर जा रहा है वायर में, नीचे आ रहा है, उस डायरेक्शन के अलोंग आपको करंट एलिमेंट लेना है। करंट एलिमेंट की डायरेक्शन वो होगी। यूनिट क्या होगी? आईडीएल की यूनिट करंट की एम्पियर और लेंथ के लिए मीटर। तो ये हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर।
पहले हम इतना नोट करेंगे, अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे, अच्छे से डाइजेस्ट करेंगे, और जब ये डाइजेस्ट हो जाए उसके बाद हम एचसीवी का एक क्वेश्चन है ये, सॉल्ट एग्जाम्पल में ही दिया हुआ है, वो हम करेंगे और फिर हम कुछ और बातें बताएंगे आपको। इसे नोट कर लो। जैसे वहाँ कूलम्स लॉ बहुत फंडामेंटल हुआ करता था, यहाँ पे बायोट सवर्ट लॉ उतना ही फंडामेंटल और उतना ही यूजफुल है। डन। ये तो नोट करना नहीं है, ऑलरेडी ये आप लोगों ने फॉर्मूले में लिख लिया है बायोट सवर्ट लॉ के। करंट एलिमेंट ऐड कर दो अब।
चलिए अब इस पर क्वेश्चन करेंगे हम लोग सॉल्व। नोट नहीं हुआ था। आ गया आंसर। देखो वायर की लेंथ है 1 सेंटीमीटर, कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। अब ये देखो 1 सेंटीमीटर मतलब ये है, मान लो ये 1 सेंटीमीटर, वो करंट कैरी कर रहा है 10 एम्पियर इन नॉर्थ डायरेक्शन। कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा। ये वायर की लेंथ हो गई 1 सेंटीमीटर, और करंट दिया हुआ है इस वायर में हमें 10 एम्पियर। और हमें फाइंड क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट में। अभी जो 200 सेंटीमीटर है नॉर्थ ईस्ट में, उसका पोजीशन वेक्टर तो यही होगा, ये पॉइंट है कहीं, ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है।
अभी डायरेक्शन की तो बात हो नहीं रही, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई, फील्ड कितनी होगी इस एलिमेंट के कारण, इस एलिमेंट के कारण उस पॉइंट पे फील्ड होगी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई। देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई, फॉर्मूला जो हमने लिखा था म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये लिखा था हमने फॉर्मूला मैग्नीट्यूड वाइज। आओ वैल्यू रखें, आओ वैल्यू रखें, म्यू नॉट बाय 4 पाई 10⁻⁻7, करेंट 10, डीएल कितना है 1 सेंटीमीटर है, ये डीएल है, मीटर में कन्वर्ट करा है। साइन थीटा कितना होगा, थीटा होगा 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, 1/√2 डिवाइडेड बाय आर कितना 2 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 200 सेंटीमीटर 2 मीटर, यूनिट क्या होगी टेस्ला। ये आंसर आना चाहिए। कैलकुलेशन आपको ही करना है, जो भी कैलकुलेशन है वो आपको करना है पूरा। चलो अब बात करते हैं डायरेक्शन की। मैग्नीट्यूड तो निकल गया, डायरेक्शन का क्या, डायरेक्शन का कुछ नहीं। डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या यूज करोगे, डायरेक्शन निकालने के लिए आप लोग राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। देखो अब सब लोग राइट हैंड थंब रूल में तो फेमिलियर हैं, राइट हैंड पाम रूल आप बहुत कम यूज करते हो, है ना। जनरली 90% ऑफ द स्टूडेंट्स, मैंने ये देखा है ओवर द इयर्स कि 90% ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं राइट हैंड थंब रूल, क्योंकि वो 11 में वही पढ़ा होता है उनका, राइट हैंड थंब रूल। पर अब आप रियलाइज करना कि इस टाइप के केसेस के लिए राइट हैंड पाम रूल ज़्यादा इजी पड़ेगा। हालांकि आप राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप विजुलाइज करो तो राइट हैंड पाम रूल थोड़ा सा और इजी पड़ेगा आपको यहाँ पर लगाना। ठीक है, तो एक दो बार ट्राई करके देखना, कंफर्टेबल फील करो राइट हैंड पाम रूल में तो ठीक है, नहीं तो राइट हैंड थंब रूल लगाना। पर एक दो बार के बाद ही आपको भी इसकी आदत लग जाएगी। इतना एडिक्टिव है ये कि एक दो बार देख लगाने के बाद आपको भी इस राइट हैंड पाम रूल की आदत लग जाएगी। देखो मैं समझाता हूँ सिंपल एग्जांपल से, बहुत सिंपल एग्जांपल से। आपको राइट हैंड पाम रूल तो याद है ना, जनरल राइट हैंड पाम रूल तो क्या होता है, दो वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन देता है। राइट हैंड पाम रूल मैंने लास्ट टाइम पे भी बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स अगर होता है ए और बी, इतनी अच्छी ड्राइंग भी बनाई थी मैंने। जैसे मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, एक जनरल रूल बता रहा हूँ, राइट हैंड पाम रूल जनरल होता है। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ए क्रॉस बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, उसकी डायरेक्शन होती है इस पाम के परपेंडिकुलर, मतलब पाम जहाँ पे फेस कर रहा है। थंब को रखो कहाँ पर, फर्स्ट वेक्टर की तरफ, राइट हैंड का थंब लो, राइट हैंड का थंब लेके कहाँ रखो, फर्स्ट वेक्टर की तरफ। फिंगर्स को कहाँ एक्सटेंड करो, सेकेंड वेक्टर की तरफ। राइट हैंड लेना सबसे पहला स्टेप, राइट हैंड लेना, लेफ्ट हैंड मत लेना। राइट हैंड लेने के बाद राइट हैंड में देखो एक थंब और चार फिंगर्स होती है, अनलेस एंड अनटिल आप ऋतिक रोशन हो, ठीक है, तो अलग केस है, जो कि आप हो नहीं। तो इसका मतलब आपका राइट हैंड जो होगा उसमें एक थंब, देखो ध्यान से देखो, एक थंब और चार फिंगर्स होगी। अब सबसे पहले थंब को लो और थंब को कहाँ पॉइंट करो, थंब को कहाँ रखो, फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में रख दो। और फिर जो चार फिंगर्स है उनको सेकेंड वेक्टर के डायरेक्शन में रखो। फिर देखो आपका पाम जिस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, आउट ऑफ द पाम, वो डायरेक्शन होगी क्रॉस प्रोडक्ट की। दिख रहा है आपको आपका पाम फेस करता हुआ, हेलो, 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 कोई है सब लोग हैं, ठीक है, चलो बढ़िया। आओ हम एक डायग्राम की हेल्प से और समझें। देखो सबसे सिंपल डायग्राम मैं आपको समझाऊंगा। सपोज बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। सपोज ये यहाँ पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट है, ये देखो, ये छोटा सा करंट एलिमेंट है, करंट जा रहा है ऊपर। तो बताओ डीएल की डायरेक्शन क्या होगी, करंट करंट एलिमेंट की डायरेक्शन मैंने आपको बताया था अभी, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट।
तो ये डीएल की डायरेक्शन है। अच्छा, मान लो इसके कारण आपको बी पॉइंट पर, ये इस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो आर वेक्टर क्या होगा? आर वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर। अभी हाथ भूल जाओ, पाम को भूल जाओ। आर वेक्टर क्या होगा? आर वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, जहां पर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट जहां पर आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है, सॉरी फील्ड फाइंड करनी है। तो ये है आर वेक्टर। अब राइट हैंड लो, आपको क्या करना है, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है। आपको फाइंड करनी है डायरेक्शन ऑफ डीएल क्रॉस आर इज द डायरेक्शन ऑफ बी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो बन रही है वो डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन से मिलेगी। ठीक है। अब डायग्राम देखो, राइट हैंड का थंब लिया, देखो राइट हैंड का थंब कहाँ बनाया, डीएल के डायरेक्शन में। फिंगर्स कहाँ एक्सटेंड करी, आर के डायरेक्शन में। पाम कहाँ फेस कर रहा है, आउट ऑफ द बोर्ड। पाम कहाँ फेस कर रहा है, आउट ऑफ द स्क्रीन, आउट ऑफ द बोर्ड। तो इसका मतलब क्या होगा, वो पॉजिटिव जेड की तरफ होगा, मतलब वो फील्ड बाहर आएगी आपकी तरफ, आउट ऑफ द स्क्रीन। ठीक है। रीति रिवाज के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार यहाँ पर एक बार आपको हाँ का मैसेज करना है। बहुत बढ़िया। अब जिसे डाउट है वो मैसेज करे, और बाकी लोग इसे नोट करें। हाँ चलो, क्वेश्चन की डायरेक्शन निकालते हैं। इंटरेस्टिंग है, अच्छा आइडिया दिया आपने, गुड। आओ चलो इसी क्वेश्चन में बताओ, इसी क्वेश्चन में अप्लाई करके देखो। थंब लो, थंब लो कहाँ पर, करंट के डायरेक्शन में। फिंगर्स को एक्सटेंड करो आर के डायरेक्शन में। जरा बताओ पाम कहाँ जा रहा है, इनवर्ड्स, बिल्कुल सही, इनटू द प्लेन। बहुत बढ़िया। तो माइनस जेड की तरफ, माइनस जेड मतलब न ही ईस्ट, न ही वेस्ट, न ही नॉर्थ, न ही साउथ, वो जा रहा है इनटू द प्लेन। अब बताओ कितना इजी था, अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाते हो, रोटेट वोटेट करना पड़ता है, पाम में तो वो भी नहीं है, कितनी इजी डायरेक्शन मिलती है। अच्छे बच्चों की तरह नोट कर लो इसे। और डायग्राम जरूर बनाना, हमने भी बड़ी मेहनत से बनाया है, आपको भी बनाना है। एक बार और बता दें ये रूल? अच्छा एक काम करो आप, आज इसको नोट करो, इसको एक बार रीड करो फिर से। बहुत सिंपल है, कितनी सिंपल लैंग्वेज में हमने समझाया कि थंब लो और चार फिंगर्स लो, थंब को रखो फर्स्ट वेक्टर में, चार फिंगर्स को रखो सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन में। तो जब थंब और चार फिंगर्स को आप एक्सटेंड करोगे तो आपका पाम होता है। पाम मतलब जहाँ पे आपके वो लाइंस बनी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, आपके देखो हैंड्स में वो लाइंस बनी हुई होती है बहुत सारी। हाँ। और जिसे बोलते हैं ना, पाम रीडिंग करते हैं कुछ लोग, कि आपका भविष्य बताते हैं कि अभी अगस्त तक पढ़ाई मत करो, अगस्त तक समय खराब चल रहा है, सितंबर से, 1 सितंबर से ग्रहों की दिशा बदल रही है, और तब से आप पढ़ाई करना शुरू करो तो राइट हैंड पाम रूल समझ में आएगा। बस उसी की बात कर रहे हैं। तो वो जो पाम होता है, वो पाम देखो किस डायरेक्शन में फेस करता है, पाम फेस करने का मतलब समझा रहा है, पाम किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। पंजा जो होता है वो पंजा किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, देखो ये पंजा कहाँ फेस कर रहा है, फेस कहाँ कर रहा है ये पंजा, ये देखो, ये पंजा बनाया है,
बताओ, ये पंजा कहाँ फेस कर रहा है? ये पंजा आपकी तरफ फेस कर रहा है। इससे इजी कुछ नहीं। कितना इजी रूल है। बल्कि मैं तो बोलता हूँ कि ये रूल तो स्कूलों के करिकुलम में KG1 KG2 से होना चाहिए। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें KG1 KG2 से बच्चों को सिखा देनी चाहिए। तब जाके उनकी ग्रूमिंग होगी अच्छी। आओ, अब जो अभी हमने बायोट सावर्ट लॉ देखा, उसके एप्लीकेशन की बात करें। आओ मिलकर देखें कि इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, इसे कहाँ अप्लाई किया जाता है। नए पन्ने पे नई हेडिंग डाल लो, एप्लीकेशन ऑफ बायोट सावर्ट लॉ। सबसे पहला एप्लीकेशन स्ट्रेट वायर के कारण। अच्छा, इसका डेरिवेशन जो हम बता रहे हैं ये बोर्ड में नहीं है। आगे जाकर हम एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ेंगे, जैसे गॉस लॉ था यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसी का बड़ा भाई एम्पियर सर्किटल लॉ। और उसके हेल्प से वायर का डेरिवेशन है। अभी हम इंटीग्रेशन के हेल्प से करेंगे और वो डेरिवेशन बोर्ड्स में नहीं है, ध्यान रखना। वो एनसीईआरटी में भी नहीं है, बोर्ड्स में भी नहीं है, बोर्ड्स में ये फॉर्मूला ही नहीं है। पर हम ये फॉर्मूला जेई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला एक्सप्रेशन देखो, हमें क्या फाइंड करना है अभी नोट करने से पहले समझ लो। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो सब लोग थोड़ी देर के लिए कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, डेरिवेशन कैसे किया जाता है इसका, ये मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको करके बताऊंगा। देखो, अभी हम आड़े तिरछे वायर की बात नहीं कर रहे, स्ट्रेट वायर की बात कर रहे हैं। मान लो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। ये देखो, ये एक फाइनाइट साइज का स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, ये एक फाइनाइट साइज का स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, जिसमें कुछ करंट जा रहा है, आई। करंट इज स्मॉल आई। चलो, अब हमें क्या करना है, हमें स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण किसी पॉइंट पर फील्ड फाइंड करनी है। वो पॉइंट कहाँ है? सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछा जाएगा, भाई वो पॉइंट कहाँ है जहाँ फील्ड फाइंड करना चाहते हो? तो आप बोल रहे हो कि वो यहाँ पर कहीं है पॉइंट। ये रहा, ये रहा वो पॉइंट जहाँ पे आप फील्ड फाइंड करना चाहते हो। वायर से कितने डिस्टेंस पर है? तो पॉइंट पी से आप वायर पे पहले तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, फिर बोल दो कि वो डी डिस्टेंस पर है। तो वायर से डी डिस्टेंस पर यहाँ पर एक पॉइंट है पी, जहाँ पे आपको फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस वायर पर कुछ डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे। जैसे मान लो ये वो पॉइंट है ओ, ओपी परपेंडिकुलर है। ये ओपी क्या है? ओपी परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट है ओ। ठीक है। और हम क्या करते हैं, यहाँ से एल डिस्टेंस ऊपर, इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस ऊपर? एल डिस्टेंस ऊपर डीएल लेंथ का एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया डीएल लेंथ का, एल डिस्टेंस पर डीएल, एल पर डीएल जैसा हमेशा से हम लेते आए हैं। आप इसको वाई पर डी वाई भी लिख सकते हो, पर मैंने आज फॉर अ चेंज एल पर डी एल लिख दिया है। वाई पर डी वाई लिया है एक तरह से। अब सिर्फ उस छोटे से एलिमेंट को देखो, आप हिप्नोटाइज हो गए हो। आपको सिर्फ वो ब्लैक कलर का छोटा डिफरेंशियल एलिमेंट दिख रहा है, और आपको वो लाइट ब्लू कलर नहीं दिख रहा है।
आपको सिर्फ़ वो डिफरेंशियल एलिमेंट दिख रहा है और वो पॉइंट दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। अब आप बताओ सिर्फ़ उस डिफरेंशियल एलिमेंट के कारण उस पॉइंट पे फ़ील्ड कैसे निकालोगे? आप निकालोगे उस पॉइंट का पोज़ीशन वेक्टर, पता है ना? आप निकालोगे उस पॉइंट का पोज़ीशन वेक्टर। आप बोलोगे कि आपको वो पॉइंट कहाँ दिख रहा है? तो आप बोलोगे कि हमें तो वो पॉइंट ये बनाया मैंने पोज़ीशन वेक्टर। फिर आप बोलोगे आपको वो पॉइंट इस पोज़ीशन वेक्टर पे दिख रहा है। इसको मैं लिख दूँ आर वेक्टर लिख देता हूँ या आर लिख देता हूँ सिंपली अभी, है ना? चलो, यहाँ तक ये स्टोरी क्लियर हुई। अब बताओ डीएल और आर के बीच में एंगल कितना है? डीएल और आर के बीच में एंगल कितना है? एंगल है थीटा। पर थीटा बनाएँगे कहाँ ध्यान देना, डीएल ऊपर जा रहा है और आर इधर जा रहा है। डीएल और आर के बीच में 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल पता है ना कैसे लिखते हैं? ये एंगल है ये वाला। किसी को डाउट हो तो बता देना। अभी हाल चलती हुई क्लास में से बाहर निकाल देंगे। 45 डिग्री, शाबाश! द कंट्री, द होल नेशन इज़ सो प्राउड ऑफ यू एंड योर टैलेंट। 45 डिग्री, गुड। हाँ, द होल वर्ल्ड सैल्यूट्स यू एंड योर टैलेंट। फिज़िक्स में जो आपका ये टैलेंट है, ये आपको बहुत आगे ले जाएगा। बस इसी तरह से टैलेंटेड बने रहो, ये टैलेंट आपको बहुत आगे ले जाएगा, ठीक है? डीएल और आर के बीच में एंगल है थीटा। 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं देख लो। ये डीएल वेक्टर है, ये आर है, ये एंगल है दोनों के बीच में, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब बताओ डिफरेंशियल फील्ड कितनी होगी? देख लो, तसल्ली कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ से कोई भाग के नहीं जा रहा है, तसल्ली कर लो, देख लो, ठीक है? अभी फॉर्मूला बताया था ना, वही है। डायरेक्शन बताओ ज़रा, राइट हैंड पाम रूल लगाओ, डायरेक्शन बताओ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर डायरेक्शन बता पाओ सही से, तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। बताओ सिर्फ इस डीएल के कारण राइट हैंड लो लगाओ, देखो ज़रा क्या आ रहा है। बहुत बढ़िया, गुड। इनटू द प्लेन, सही है। देखो राइट हैंड लेकर आपको सबसे पहले क्या करना है, राइट हैंड के फिंगर सॉरी थंब को रखना है डीएल के डायरेक्शन में और ये जो 4 फिंगर्स होगी, 4 फिंगर्स हैं 1, 2, 3, 4 ये आर के डायरेक्शन में। कुछ तो गड़बड़ हो रही है फिंगर्स बनाने में, डायग्राम वैसा जैसा बनना चाहिए, एक तरफ़ा बना, अब बना जाकर। यहाँ पर आपको नेल्स दिखाई दे रहे होंगे। वाह! ये इसे बोलते हैं डायग्राम। ये डीएल वेक्टर मज़ा ही आ गया डायग्राम बनाकर तो आज। आज का दिन सक्सेसफुल हुआ। मिशन एक्कम्प्लिश्ड। इतनी इंस्पायरिंग स्टार्ट हुई आज दिन की क्या बताएँ, मज़ा आ गया। देख लो, तसल्ली कर लो और बताओ कि इस केस में आपका पाम कहाँ फेस करेगा? पाम फेस करेगा इनवर्ट्स। अगर इनवर्ट्स फेस करेगा तो क्या मैं एक काम करूँ यहाँ पर एक क्रॉस बना दूँ? क्रॉस का मतलब समझ रहे हो? क्रॉस से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ समझ रहे हो? ये डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट है। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ।
अच्छा पहले लिख भी देता हूँ ना, ताकि आप जब लिखो तो आपको ईज़ी रहेगा लिखना। इसके साइड में लिख देना इनटू द प्लेन, ठीक है? अच्छा, अब एक काम करते हैं, मैं ऐसा लिख दूँ L इक्वल टू माइनस डी कॉट थीटा, और आप लोगों को हाँ बोलना है कि हाँ सर ऐसा लिख सकते हो आप। अच्छा नहीं लिख सकते ऐसा? नहीं लिखने दोगे? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, समझा देते हैं। देखो बालक बबलू, ये 180 माइनस थीटा है, तो बताओ डी बाय एल क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ से बताओ एल क्या होगा? माइनस डी कॉट थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो डीएल कितना होगा? डीएल होगा माइनस डी, और टेन एक्स स्क्वायर एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस कैंसल, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और थीटा का डी थीटा। ये डीएल बड़ा काम आएगा हमारे। क्यों आएगा काम? क्योंकि इसको हम एलिमिनेट करेंगे, ठीक है? चलो, दूसरा एक वेरिएबल आर भी आ रहा है, ये आर भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसको भी एलिमिनेट कर दो, सब एलिमिनेट कर दो, कुछ मत बचने दो। कैसे एलिमिनेट करोगे आर को बताओ? आर को एलिमिनेट करने के लिए आप यूज कर सकते हो डी बाय आर इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। मुझे नहीं पता आप लोगों को समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा, हालांकि ज्योमेट्री तो बहुत बेसिक लगाई है हमने। अब एक काम करो, ये जो डीएल और आर देखा ना, डीएल और आर को उठाओ और डीएल और आर को यहाँ पटक दो, एलिमिनेशन, डीएल और आर को यहाँ रख दो, तो देखो क्या होता है। डीएल और आर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और नीचे सॉरी आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर और डीएल मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिल रहा है एक्सप्रेशन में? मैं लिख देता हूँ ना, क्योंकि मुझे भी कंफ्यूजन होगा नहीं तो। म्यू नॉट आई बाय फोर पाई, म्यू नॉट आई बाय फोर पाई कितना था? डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि डीएल की जगह पे क्या रखोगे? डी कॉसेक स्क्वायर थीटा रख दो, तो डी कॉसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर करो, डी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा भी आएगा ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये आ रहा है म्यू नॉट आई बाय फोर पाई डी, एक डी बचेगा नीचे, इंटू साइन थीटा डी थीटा। कंफ्यूज मत होना, कुछ भी नहीं करा है मैंने, आपको फिर से समझा देता हूँ अगर किसी को डर लग रहा हो कि सर ने एकदम से कैसे लिख दिया। ये डीएल और ये आर, जैसे ही आप ये डीएल और आर उठाकर यहाँ रखोगे ना, ये देखो ये डीएल और आर रखोगे, ऑटोमेटिकली आपको ये आएगा, ये आपको मिल जाएगा। अब आगे पता है ना हम लोग सब क्या करने वाले हैं? एक्सप्रेशन तैयार हो चुका है इंटीग्रेशन के लिए, अब देर ना करो, इससे पहले कि देर हो जाए इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी बताओ? साइन थीटा पे लिमिट लगानी है। अब ये इंटरेस्टिंग चीज है, थीटा पे लिमिट कैसे लगाऊंगा मैं, ध्यान से सुनना। थीटा पे लिमिट लगानी है, ये देख रहे हो ये थीटा है, थीटा पे लिमिट लगानी, सबसे पहला एलिमेंट कहाँ मिलेगा? सबसे पहला एलिमेंट यहाँ मिलेगा, तो बताओ उसका एंगल कितना होगा? यहाँ बहुत से लोग गलती करेंगे, मैं एक नया डायग्राम भी बना देता हूँ, है ना, क्योंकि ये एलिमेंट में एंगल लगाने में बहुत से लोग गलती करने वाले हैं। अब ये इंटरेस्टिंग, मजा आएगा इसको देखकर, आपको कंसेप्ट पता चलेगा एक नया। भाई देखो ये वायर था,
ये वायर था, ये वो पॉइंट था, ये परपेंडिकुलर था, आपने ये डिफरेंशियल एलिमेंट ये लिया था डायग्राम में, है ना? फिर आपने बोला था कि ये डिफरेंशियल एलिमेंट ऊपर जा रहा है और पोज़ीशन वेक्टर इधर है और इन दोनों के बीच में ये एंगल है थीटा। अब बताओ सबसे पहले ये डिफरेंशियल एलिमेंट आपको कहाँ मिला होगा? सबसे पहले ये डिफरेंशियल एलिमेंट आपको यहाँ मिला होगा। तो उस हिसाब से मुझे बताओ कि थीटा 1 क्या होगा? उस हिसाब से थीटा 1 तो आपका ये होना चाहिए। सबसे पहला एंगल तो आपका ये होना चाहिए देखो। वायर का पहला एक्सट्रीम एंड जो एंगल बना रहा है, वो थीटा 1 होना चाहिए। दूसरा एंगल क्या होना चाहिए? सबसे आखिरी एंगल आपको कहाँ मिलेगा ये बताओ? सबसे आखिरी एंगल आपको ये वाला डिफरेंशियल एलिमेंट देगा। पर थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ बहुत से लोग गलती करते हैं। ये एंगल कहाँ होगा? ये एंगल बाहर बनेगा। जैसे देखो थीटा बाहर बन रहा है, थीटा की तरह ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये भी बाहर बनेगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं थीटा 3 बोल देता हूँ। कंफ्यूज मत होना सर ने थीटा 3 क्यों बोला, मैं समझाऊंगा बाद में थीटा 3 क्यों बोल रहा हूँ। थीटा 1 और थीटा 3 ये दो लिमिट है। पहला और आखिरी डिफरेंशियल एलिमेंट समझ में आ रहा है आपको? ये है फर्स्ट डिफरेंशियल एलिमेंट और ये है लास्ट डिफरेंशियल एलिमेंट। तो इंटीग्रेशन पे लिमिट होगी फर्स्ट से लास्ट, 1 से 3। मजा ही आ रहा है बिल्कुल, वाह, मजा आ गया हमें तो। अब इसको इंटीग्रेट करने में और मजा आएगा। साइन ऑफ कितना? साइन ऑफ थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। पर अब पता है हम लोगों को हैबिट क्या होती है? हम लोगों को थीटा 1 थीटा 2 की हैबिट होती है, क्योंकि हम लोगों को तो हैबिट थीटा 1 थीटा 2 की होती है। मतलब जब भी एक वायर मिलेगा, देखो जैसे मान लो एक वायर मिला, और आपसे कहा किसी ने कि देखो भाई ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे फील्ड निकालो, तो आप पता क्या करते हो? आपकी नेचुरल टेंडेंसी है कि आप वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो। आप बोलोगे ये डिस्टेंस डी है, फिर आप बोलोगे कि वायर के दोनों एक्सट्रीम एंड्स को ज्वाइन करो। वायर का नाम क्या है? वायर का नाम है ए बी। वायर का नाम क्या है? ए बी। और इसके दोनों एंड्स को ज्वाइन करो। ठीक है, दोनों एंड्स को ज्वाइन करो, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ इस वायर का। इसके दोनों एंड्स को ज्वाइन करो। फिर आप बोलोगे कि ये दोनों एंड्स को ज्वाइन करने के बाद ये एंगल्स कितने हैं? आप बोलते हो ना, जनरली आपकी टेंडेंसी ऐसी होगी। देखो ये आप बोलोगे कि ये थीटा 1 होगा और ये थीटा 2 होगा। पर आपका आंसर थीटा 3 के टर्म्स में आया है। थीटा 3 क्या है? थीटा 3 ये वाला एंगल है। अगर समझ पा रहे हो तो ये एंगल है। तो बताओ थीटा 3 कितना होगा? पाई माइनस थीटा 2। अब एक काम करो, इसको हटा रहा हूँ मैं, इसको उठाओ और यहाँ रख दो। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। बिल्कुल एक तरफा मजा आने वाला है आपको अब। बिल्कुल कुर्सी पर बैठे बैठे आप उछलने लग जाओगे देखते से ही फॉर्मूला। कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा 2। बस यही वो फॉर्मूला था। यही वो फॉर्मूला था जो हम चाहते थे इन टर्म्स ऑफ अंदर वाले एंगल्स। देखो, ये देखो मैंने अब ये नया डायग्राम बनाया है। टेक अवे समरी आपके लिए। टेक अवे समरी क्या है? टेक अवे समरी, जो चीज आपको याद रखनी है, टेक अवे समरी बता रहा हूँ आपको। ये देखो जरा, बाद में सब लिखवाते रहूंगा। वायर का नाम है एक्स वाई। वायर का नाम है एक्स वाई। और वो वायर से कितने डिस्टेंस पर है? पॉइंट डी डिस्टेंस पर है वो पॉइंट। तो क्या करो, पॉइंट को वायर के दोनों एक्सट्रीम एंड से ज्वाइन कर दो। फिर ये दो एंगल्स बन रहे होंगे अंदर वाले, उनको बोल दो थीटा 1 थीटा 2। मैंने अब फॉर अ चेंज फाई 1 फाई 2 बोल दिया। तो ये फॉर्मूला होगा। पर अगर किसी को अल्फा बीटा के टर्म्स में लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। भाई अल्फा प्लस फाई 1 होगा 90 डिग्री।
तो आप समझ गए होंगे कॉस की जगह साइन अल्फ़ा आ जाएगा, कॉस की जगह साइन बीटा आ जाएगा। सिर्फ़ मैग्नीट्यूड निकाला है, डायरेक्शन इंटू द प्लेन है। डायरेक्शन तो और डिटेल में मैं आपको समझाऊँगा। डायरेक्शन के लिए मेरे पास और अलग-अलग एडवांस डायग्राम्स हैं, जिससे मैं आपको डायरेक्शन भी सिखाऊँगा। पहले तो ये फ़ॉर्मूला और इसका डेरिवेशन, इसे नोट करेंगे हम। पहला एप्लीकेशन लिखो, हेडिंग लिखो, बायोट-सावर्ट लॉ की, फील्ड ड्यू टू वायर। बिल्कुल सही, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो अपन ने एक रॉड का डेरिवेशन किया था फील्ड का, वहाँ से आपको ये आदत तो लग गई है। इस तरह के डिफरेंशियल एलिमेंट्स में कैसे 2-3 एलिमेंट्स को एलिमिनेट करना है, सिर्फ़ एक एलिमेंट के टर्म में रिज़ल्ट लाना है, फिर उसको इंटीग्रेट करना है।
चलिए वहां तक नोट कर लिया होगा, अब इसको हाईलाइट कर दो, ये फाइनल फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। देखो, हुआ क्या कि आपने जब इस पॉइंट पे फील्ड निकाली, तो ये पॉइंट कहाँ था? ये पॉइंट था राइट में, वायर के राइट में। तो यहाँ फील्ड है इनटू द प्लेन। वैसे अगर वो पॉइंट लेफ्ट में होता और आप डायरेक्शन निकाल के देखते तो आपको वो मिलती आउटवर्ड्स, आउट ऑफ द प्लेन। ये आपने देखो एक बार एग्जांपल में देखा भी था। ये देखो, इसी वायर में इमेजिन करो अगर ये पॉइंट लेफ्ट में है, तो अगर पॉइंट लेफ्ट में तो फील्ड है आउटवर्ड, पॉइंट लेफ्ट में है तो फील्ड है आउटवर्ड, पॉइंट राइट में है तो फील्ड है इनवर्ड। ये आउटवर्ड है और ये इनवर्ड है। और ओवरऑल अगर आप इसका एक जनरल पर्सपेक्टिव डायग्राम देखोगे तो आपको हर पॉइंट पर इसी टाइप से मिलेगी, तो इसका मतलब आपको ये सर्कुलर मिलेगी, समझ रहे हो? हर पॉइंट पर टेंजेंशियल सर्कुलर। ओवरऑल पूरा डायग्राम बनाओगे तो आपको सर्कुलर मिलेगी और हर पॉइंट पर टेंजेंट टू द सर्कल मिलेगा आपको। डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंट टू द सर्कल। ऐसी ही फील्ड लाइन आपको क्या होगा, यहाँ ऊपर भी मिलेगी, ऐसी ही फील्ड लाइन आपको नीचे भी मिलेगी। तो इसका मतलब जनरेटेड बाय फील्ड लाइंस जनरेटेड बाय अ करंट कैरिंग वायर आर कोसेंट्रिक सर्कल्स। कोसेंट्रिक सर्कल समझते हो? कोसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में ये डायग्राम दिखेगा आपको। अब आपको याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे सिंपल मेथड बता रहा हूँ जो हम लोग यूज करते हैं, वो होता है राइट हैंड थंब रूल का मॉडिफाइड वर्जन। ये राइट हैंड थंब रूल का मॉडिफाइड वर्जन है। ओरिजिनल राइट हैंड थंब रूल तो क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन के लिए होता है। ये उसका मॉडिफाइड वर्जन है। इसमें आपको क्या करना है, राइट हैंड लेना है। राइट हैंड लेने के बाद राइट हैंड के थंब को कहाँ एक्सटेंड करना है, राइट हैंड का थंब लेकर उसको करंट के डायरेक्शन में एक्सटेंड करना है। करंट के डायरेक्शन में रख दो, जहाँ करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में राइट हैंड का थंब रख दो। फिर फिंगर्स को कर्ल करो। फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है ना, वो सर्कुलर फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बता रहा है। देखो, लेफ्ट डायग्राम में देखो, थंब रखा तो फिंगर्स जहाँ कर्ल हुई वो क्या बता रहा है, फिंगर से कर्ल होने की डायरेक्शन हमें किसकी डायरेक्शन बता रहा है? हाँ, जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइंस, सर्कुलर फील्ड लाइंस रोटेट होगी, तो ये फील्ड लाइंस आपको ऐसे रोटेट होती हुई दिखेगी। दूसरा डायग्राम देखो, दूसरा डायग्राम भी मैंने बनाया है। ये देखो, कोसेंट्रिक सर्कल्स। फील हो रहा है कोसेंट्रिक सर्कल्स कैसे दिखते हैं? और डायग्राम बताता हूँ आपको मैं। ये देखो,
प्रूव करने के लिए, रियल लाइफ में प्रूव करने के लिए आप करंट कैरिंग वायर लो। ये देखो करंट कैरिंग वायर दिख रहा है, करंट की डायरेक्शन दिख रही है। कार्डबोर्ड रख दो एक तरह से यहाँ पर, एक कार्डबोर्ड में आयरन फाइलिंग्स को स्प्रिंकल करो और टैप करो, तो आयरन फाइलिंग्स आपको ना सर्कुलर वे में अरेंज होती हुई मिलेगी। या और एग्जांपल देखो, अगर करंट कैरिंग वायर है और आप यहाँ पर कंपास रखते हो, तो कंपास की नीडल आपको इस तरह से ओरिएंट होती हुई दिखाई देगी। विजुअलाइज हुआ कुछ? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो हम तब बता पाएंगे जब हम अपना पर्सपेक्टिव क्लियर करेंगे कि हम टॉप व्यू देख रहे हैं, बॉटम व्यू देख रहे हैं। अभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं बोल सकते। अभी तो सिर्फ ये बोल सकते हैं कि इस टाइप के कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। क्लॉकवाइज कब? जब कोई ऊपर से देख रहा है, तो बताओ उसे क्या दिखाई दे रहा है। आप सोचो, आप ऊपर से झुक के देख रहे हो नीचे, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? फील्ड लाइन जैसे घूम रही है और आप ऊपर से झुक के देख रहे हो, आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है। पर कोई नीचे से देख रहा है ऊपर, तो उसे क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है ना। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो पर्सपेक्शन, मतलब इस बात पे डिपेंड करता है आप कहाँ से देख रहे हो। एक और डायग्राम देखो, ये भी वही डायग्राम है, कोई अलग नहीं है। करंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में मेरे को थंब रखना है, तो जहाँ फिंगर्स कर्ल होगी, वो डायरेक्शन क्या होगी? वो डायरेक्शन आपको फिंगर से कर्ल होने की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कर्ल होने की डायरेक्शन देगी। देखो इस टाइप से। ठीक है। अब एक मिनट रुको। ये अब अगर मान लो, मैं वही डायग्राम फिर से बना रहा हूँ। ये देखो, वायर में करंट ऊपर जा रहा है, मैंने फिंगर्स को कर्ल करा, मुझे पता चला सर्कुलर फील्ड लाइंस बनेगी। सर्कुलर फील्ड लाइंस में अगर मैं राइट पे देखूंगा, तो राइट में कहाँ जाएगी वो? इनटू द प्लेन। सिर्फ राइट साइड पे देखो, इसी प्लेन में देखो, इसी के प्लेन में राइट साइड पर देखो। ये आएगी इनटू द प्लेन, और लेफ्ट साइड में क्या होगी ये? आउट ऑफ द प्लेन। समझ में आ रहा है? देखो, ये सर्कल घूम रहा है और ये सर्कल अंदर गया, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर देखो, इसके प्लेन में, इसके प्लेन में, मतलब वायर के ही प्लेन में देखो, ये वायर का प्लेन है। तो वायर के प्लेन में देखो, तो उस पॉइंट पर आपको क्या दिख रहा है? वायर के प्लेन में उस पॉइंट पर आपको लग रहा है कि वो फील्ड लाइन अंदर जा रही है, और वायर के प्लेन में लेफ्ट हैंड साइड पर आपको दिख रहा है कि फील्ड लाइन बाहर आ रही है। तो ध्यान रखना, हम कभी बार कई बार इस टाइप का डायग्राम बनाएंगे, बहुत बार हम इस टाइप का डायग्राम यूज करेंगे, जहां पर हम डायग्राम को इस टाइप से बनाएंगे। देखो, ये एक करंट कैरिंग वायर है, करंट ऊपर जा रहा है, तो इसके राइट में मैं फील्ड ऐसे बनाऊंगा। इसी के प्लेन की बात कर रहा हूँ, ये एक्स वाई प्लेन है। और लेफ्ट में मैं फील्ड ऐसे बनाऊंगा। इसका मीनिंग समझ में आ रहा है किसी को? एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में तो पूरा सर्कल है, पर ये आधा आधा सर्कल, मतलब सेमी सर्कल मान लो आप, ये सेमी सर्कल दिख रहा होगा आपको ऐसा, और वो सेमी सर्कल यहाँ से बाहर आ रहा है और यहाँ अंदर जा रहा है, और बचा हुआ सेमी सर्कल पीछे भी तो होगा। ठीक है। चलो अब एक और चीज करते हैं अपन, एक और इंटरेस्टिंग काम करते हैं। इसी का टॉप व्यू देखो और बॉटम व्यू देखो। जैसे मान लो ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखो, चलो, या ये डायग्राम भी क्यों, आप तो एक काम करो, ये डायग्राम देखो जो राइट में है। मुझे बताओ, अगर कोई टॉप व्यू देख रहा है, उसे करंट कहाँ आता हुआ दिखाई दे रहा है? उसे करंट अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो ऊपर से नीचे झांक के देखो, यहाँ पर करंट कैसा दिखाई दे रहा है? अपनी तरफ आता हुआ। और फील्ड कैसी दिख रही है? सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज। देखो उसके लिए तो फील्ड सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब करंट अगर उसकी तरफ आ रहा है तो फील्ड सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज है। तो देखो करंट की डायरेक्शन बता रहा हूँ मैं, ये करंट की डायरेक्शन है, ब्लैक कलर में। करंट अगर आउटवर्ड्स आ रहा है, करंट अगर सर्कुलर में, एक मिनट है ना, इसको बंद करके फिर से रीशेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा शायद हैंग हो रहा है, तो मैं इसको बंद करके फिर से शेयर करता हूँ।
तो हम लोग समझ गए थे डायग्राम के अकॉर्डिंग कि अगर करंट आउटवर्ड आ रहा है, ये देखो करंट अगर आउटवर्ड आ रहा है, इफ करंट इज आउटवर्ड, तो आपको फील्ड लाइन दिखेगी एंटी क्लॉकवाइज। फील्ड में ब्लू में बनाता हूँ, फील्ड लाइंस दिखेगी आपको एंटी क्लॉकवाइज। और सेम केस अगर करंट इन्वर्ट जाता हुआ दिख रहा है, करंट अगर आपको इन्वर्ट जाता हुआ दिख रहा है, तो फील्ड लाइन दिखेगी आपको क्लॉकवाइज। मैंने आपको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब तरफ से सेम वायर बताया है। हर तरफ से सेम वायर के अलग अलग इंजीनियरिंग डायग्राम बताए हैं। सेम इंजीनियरिंग डायग्राम को क्या होता है, हम अलग अलग एंगल से देखते हैं। तो ये अलग अलग एंगल से सेम चीज बताई है मैंने आपको। अब जरा एक बार ये रूल पढ़ो, रूल पढ़ो, जो हमने सिखाया अभी आपको, ये वही रूल है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो इसे नोट करेंगे, कैसे नोट करोगे अब? कौन से डायग्राम्स अच्छे लग रहे हैं, जो डायग्राम अच्छे लग रहे हैं वो बना लो। एक काम करो, अ, कौन सा बनाओगे? सारे ही डायग्राम अच्छे हैं वैसे तो। हाँ ये बना लो, बाकी की फोटो ले लो और ये बना लो, बाकी घर पे बैठे बैठे आराम से बनाते रहना। ये जो दो डायग्राम है ना, लेफ्ट और राइट वाले, ये तो बना ही लो। ये भी बनाना है, ये भी बनाना है, और ये स्टेटमेंट लिखना है। उसके बाद बाकी डायग्राम की फोटो खिंचवा दूंगा, वो बनाते रहना आराम से। अच्छा एक मिनट, अब एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। काफी लोग तो चले गए यार इतनी देर में, तो जितनी देर में हम कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहते हैं उससे पहले ही काफी लोग भाग गए। हाँ, हम लोगों का वो जो डाउट सेशन था, जो हम लोगों ने रीशेड्यूल किया था, वो हम लोग आज कंप्लीट करने का सोच रहे हैं। और आज शायद इवनिंग में आप लोगों का डाउट सेशन ऑलरेडी है, राइट? तो
और मेरे भी क्लास रहेगी आज इवनिंग में वैसे, वो भी प्रॉब्लम रहेगी एक और। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि मेरी 4th क्लास फ्री है मॉर्निंग की, तो अपन करीब-करीब 1 ओ क्लॉक से लेके 1:50-1:55 के आसपास मिलें? ठीक है? चलो ठीक है, फिर ऐसे अब आज के लिए अपन रख रहे हैं डाउट सेशन 1 ओ क्लॉक से लेकर 1:50-1:55 के आसपास तक। आज ही है ना? हाँ, ये फ़ोटो ले लो। आज ही आफ्टरनून की बात कर रहा हूँ, आज आफ्टरनून 1 ओ क्लॉक, कल परसों की बात नहीं कर रहा हूँ। आज आफ्टरनून 1 ओ क्लॉक पर हम लोग मिलेंगे। अच्छा, और दूसरी चीज़, लिंक सेम रहेगी। लिंक सेम रहेगी, जो लिंक अपन हर बार पोस्ट करते हैं ना, इसलिए लिंक बार-बार पोस्ट नहीं कर रहे। अब से लिंक आपको वही फ़ॉलो करनी है। जो लिंक हम आपको पोस्ट कर चुके हैं ना डाउट क्लास की, पहले भी हम हर बार वही लिंक पोस्ट करते हैं, सेम लिंक से आपको रिजॉइन करना है। अगर हम लिंक पोस्ट करना भूल जाएँ, तो आपको पता होना चाहिए 1 ओ क्लॉक पे उसी लिंक से डाउट क्लास हम स्टार्ट करेंगे। ये फ़ोटो भी ले लिए सबने? चलो ठीक है। इसको यहाँ पे पॉज़ कर रहे हैं। आगे फिर नेक्स्ट टर्न पर इसी के क्वेश्चंस के सीक्वेंस से कंटिन्यू करेंगे। चलो फिर आज आफ्टरनून में मिलते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।